नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करेंगे विस्तार के साथ। इस बार देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में हर घर तिरंगा अभियान के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक हुई। देश भर में 20 करोड़ से अधिक घरों पर इस अभियान के तहत तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय उपस्थित रहे। बता दें कि ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पर 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। 13 से अगस्त को प्रदेश में 230 मीटर लंबे तिरंगे झंडे के साथ ये यात्रा निकाली जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि उत्तराखंड के 20 लाख परिवारों तक 20 लाख परिवारों में घर घर तिरंगा ऐसा करके अभियान, हर घर में तिरंगा लगाने का अभियान लिया है। उसके तहत आज हमारे जहां सरकार में एक तरफ तैयारी चल रही है, वहीं संगठन के स्तर पर भी प्रत्येक जिले में और नीचे तक बूथों तक की सारी योजना बन रही है। उसी योजना के तहत आज हमारी बैठक है और इससे पहले भी हम लोग आज 2 बैठकें कर चुके हैं, जिसमें हमने स्कूल के सभी यहाँ के संचालकों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में काम कर। उत्तराखंड में हल्द्वानी के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में तिरंगा यात्रा को लेकर आज बैठक की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में 9 अगस्त से शुरू होने जा रही तिरंगा यात्रा को लेकर मंथन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस की तिरंगा यात्रा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी। 9 तारीख से 15 अगस्त तक एक 75 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक ज़िले में होनी है कम से कम। और ये इसका मंतव्य ये है कि जो कांग्रेस की विचारधारा है उससे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की जो विभूतियों को लोग भूल गए हैं उनको दोबारा से लोगों को याद दिलाने के लिए, और ख़ासकर इसमें फोकस हमारा युवा की तरफ है। जो युवा जिसको इतिहास की अच्छे से जानकारी नहीं है या जिनको भटका दिया गया है, उनको मुख्य धारा से जोड़कर राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर कैसे हम पैदा करें और राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है उनको भी लाएंगे। और इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि जो दिक्कतें इस समय वर्तमान में है, चाहे बेरोजगारी की है, चाहे भ्रष्टाचार की है। उत्तराखंड प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य नैनीताल जिले को प्रभारी बनाए जाने के बाद उनके रामनगर पहले आगमन पर रामनगर विधायक देवान सिंह बिष्ट और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा और नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार को होने वाली जिला योजना की बैठक में जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी और इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। देखिए, जनपद नैनीताल की जिला योजना की बैठक होनी थी, उस निमित्त आज आना हुआ है। कल जिला योजना की बैठक है। निश्चित रूप से जो नैनीताल जनपद के अपने पंचायती क्षेत्र है वहाँ पे जो विकास कार्य प्रस्तावित है उसका अनुमोदन होना है, तो उसी निमित्त आना हुआ। कार्यकर्ताओं के साथ में वार्तालाप हुई और आम जनमानस जिनकी जो समस्याएं थी उन्होंने यहाँ पर विषय रखा है, तो सबसे मुलाकात करते हुए नैनीताल जनपद के विषयों को जानते हुए आने वाले समय में उसका समाधान करने का जो है किस तरह से किया जा सकता है, वो सारी परिप्रेक्ष्य में परिचर्चा हुई है। तो आज नैनीताल आगमन इसी परिप्रेक्ष्य में रहा। मैडम, एक धनगढ़ी पुल यहाँ पर बन रहा है, धनगढ़ी और पलू में 2 पुल बन रहे हैं, लेकिन 18 महीने में बनने थे, अभी तक नहीं बन पाए हैं। वहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि जो बारिश होती है उससे वहाँ पर जो टेम्परेरी रोड बनी थी उसमें संदर्भ में जो आप मेरे सामने संज्ञान में लेकर आए हैं, निश्चित रूप से विभाग के अधिकारियों से इस संदर्भ में
चर्चा भी की जाएगी और धनगढ़ी के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। पूरे प्रदेश की अगर बात करें, देखिए, मैं जहाँ तक देख रही हूँ, राज्य सरकार लगातार इस और कोशिश में है कि किसी भी प्रकार से सड़कें बाधित ना हो, क्योंकि सड़कों के माध्यम से ही आवाजाही के अलावा अन्य सामग्री भी जो है उसकी आपूर्ति सड़कों के माध्यम से ही होती है। सड़कों पर इस मानसून के सत्र में जेसीबी से लेके पोकलैंड से लेकर कहीं पे भी किसी प्रकार का लैंडस्लाइड हो तो तुरंत जो है रास्ता क्लियर मिले, उसकी व्यवस्था। और उत्तराखंड के हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर से भूमि चिन्हित करने की बात कही है और प्रेमनगर आश्रम में जनता दरबार के बाद मीडिया से बात करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश के राज्यपाल भी योजना में काफी रुचि ले रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सतपाल महाराज ने हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कही थी। सरकार ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया था और सतपाल महाराज लगातार एयरपोर्ट बनाने की बात कहते चले आ रहे हैं और उनके निर्देश पर प्रशासन की ओर से भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है। हाँ, हरिद्वार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है और माननीय हमारे राज्यपाल महोदय भी उसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं और उसकी कार्रवाई जारी है और हम आगे जाकर के बैठक करने वाले हैं। भूमि का भी हम चयन कर रहे हैं और चयनित होने के बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, हरिद्वार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है और माननीय हमारे राज्यपाल महोदय भी उसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं और उसकी कार्रवाई जारी है और हम आगे जाकर के बैठक करने वाले हैं। भूमि का भी हम चयन कर रहे हैं और चयनित होने के बाद उसकी। आज जसपुर के महुआ डाबरा में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार के कैंप कार्यालय पर उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने मंत्री रेखा आर्य को क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत कराया। जसपुर बाल विकास परियोजना ग्रामीण की कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया, जिसके जल्द ही समाधान करने के मंत्री रेखा आर्य ने आश्वासन दिया है। साथ ही जसपुर क्षेत्र में पिछले काफी लंबे समय से अधर में पड़े स्टेडियम का मंत्री रेखा आर्य ने निरीक्षण कर जल्द ही स्टेडियम को पूरा कराने का आश्वासन दिया। देखिए, हमारी सरकार महिलाओं के लिए हो, कन्याओं के लिए हो और बालकों के लिए हों, सभी के लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि हमारी सरकार महिलाओं के आशीर्वाद से बनी है। निश्चित रूप से सरकार अपने पूरे कार्यकाल में महिलाओं को केंद्रित रखते हुए अपनी योजनाओं का निर्माण करेंगी। हाल ही में हम लोगों ने जिस प्रकार से चुनाव के दौरान में एक वादा किया था कि हम महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर रिफ़िल करा कर देंगे साल में, तो उसका वादा भी हम लोगों ने पूरा किया है और महिलाओं को रसोई में महंगाई से कुछ हद तक राहत भी दिलाई है। इसी प्रकार से आने वाले समय में बच्चों को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए हम 29 अगस्त को जिस दिन खेल दिवस होता है, उस दिन हम लोग मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना, जिसमें कि खिलाड़ियों को जो कि 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के हमारे बच्चे होंगे, उनको खेल स्कॉलरशिप से जोड़ रहे हैं, ताकि बचपन से ही उनकी खेल की नर्सरी और खेल के प्रति उनका प्रयास, अभ्यास, उनकी रुचि जो है वो बढ़ सके। 1500 रुपये की यह धनराशि रहेगी जो स्कॉलरशिप के रूप में उनको प्रदान की जाएगी और आने वाले समय तक में उनको इस प्रकार से प्रशिक्षित और इतने अवसर दिए जाएंगे ताकि उनके अंदर खेल के प्रति इंटरेस्ट बना रहे और खेल प्रतियोगिताओं के प्रति वह लगातार जो है अपनी निपुणता दिखाते रहे। और मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के प्रति भी समर्पित है। युवाओं को लेकर रोज़गार स्वरोज़गार है, उसको लेकर भी हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। कि मैं निश्चित रूप से अभी मेरे सामने ऐसी संज्ञान आया नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी से बात करते हुए, अपने डीएसओ से बात करते हुए जिस तरह से भी उनका समाधान निकल सकता है उस और काम करेंगे। उत्तराखंड के रामनगर में सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाकर कई स्थानों पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। तहसीलदार विपिन चंद्र पंत ने बताया कि इस मामले में नगरपालिका प्रशासन को जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रशासन का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने जनता और दुकानदारों से प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री को
प्रयोग न करने की अपील की है। यहाँ प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ लगातार ही हम लोग अभियान चला रहे हैं। कल भी हम लोगों ने अभियान चलाया था और जो उल्लंघन करता है उनके ऊपर जुर्माना डाला था। यहाँ भी आज हम यहाँ आस्थान मॉल में आए हुए हैं। यहाँ पर जो है ये श्री बालाजी रोप्स एंड क्रॉकरी स्टोर पे जो प्रतिबंधित प्लास्टिक, जो बैंड प्लास्टिक है वो प्राप्त हुआ है और उसका भी मूल्यांकन किया जा रहा है और नगर पालिका द्वारा कार्रवाई हेतु। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो अगली खबर की ओर कर लेते हैं। हरिद्वार में इस बार मुल्तान जोत महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 2 साल से कोरोना काल से ये महोत्सव सांकेतिक रूप से मनाया जा रहा था। गौरतलब हो कि देश में शांति और समृद्धि के उद्देश्य को लेकर साल 1911 में पाकिस्तान के मुल्तान में इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी। जोत महोत्सव को लेकर हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित अखिल भारतीय मुल्तान युवा संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने ये बताया कि इस बार मुल्तान जोत महोत्सव में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की झलक भी नजर आएगी। आगामी 7 अगस्त को हरिद्वार में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में मौजूद सभी लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा होगा। इसके बाद हर की पौड़ी पर दूध की होली खेली जाएगी। अपनी शोभा यात्रा में भी और सुबह जब हम दूध की होली खेलने के लिए जाएंगे, चाहे वो महिलाएं होंगी, उनके हाथ में तिरंगा होगा, गले में पटका भी तिरंगा होगा और स्लोगन होंगे वो भी। उसके अंदर भी हम भारत माता की जय, देश की एकता की बात करेंगे। तो गंगा मैया की जय तो करेंगे, हर हर गंगे भी करेंगे, साथ में वंदे मातरम और गंगा मैया का गुणगान करते हुए देशभक्ति का भी एक संकेत मैसेज हम देने की कोशिश करेंगे। ताकि ये 112 साल पहले पाकिस्तान में एक था मुल्तान, उस मुल्तान से भगत रूपचंद जी पैदल चलकर आए थे देश की एकता और अखंडता के लिए। और साथ में उन्होंने अपनी मनोकामना रखी थी कि मेरे घर में औलाद नहीं हो रही, औलाद होनी चाहिए। तो वो एक मन में जब आ जाती है बात, तो उन्होंने पैदल चलकर हर की पौड़ी पे उस जोत को प्रवाहित किया और उसी समय से ये जो है एक परंपरा बन गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज सावन का महीने का तीसरा सोमवार है। कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। आपको बता दें कि भारी बारिश के बीच भी श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक उन्होंने किया। मंदिर के मुख्य पुजारी विश्वेश्वर पुरी ने बताया कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा श्रद्धा और आस्था है। यही वजह है कि भारी बरसात के बीच श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करे हैं। श्रावण का महीना है और अभी आप दक्षेश्वर महादेव के प्रांगण में मौजूद हैं। बारिश हो रही है और सोमवार का दिन है। क्योंकि भगवान शिव श्रावण के महीने में कनखल में ही अपनी ससुराल में इसी भूमि पर, इसी स्थान पर निवास करते हैं, इसलिए। और गंगा, हमारे मंदिर के बगल में गंगा नदी बहती है, तो दूर दूर से लोग, इतनी बरसात में भी भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा इतनी अनन्य श्रद्धा है कि श्रावण के इस बरसात में भी भीगते हुए छतरी लगाकर लाइन में खड़े होके गंगा जी से जल भर के भगवान शिव का गंगा जल। उत्तराखंड को देहरादून में विगत 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से मसूरी के आसपास की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और वहीं कई जगहों पर भूस्खलन भी हो रहा है। सड़कों को भी अवरुद्ध कर दिया गया है, साथ ही दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। अभी यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई है, तो बारिश से यहाँ पे बहुत ज़्यादा झरने का जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यटक थे, झील में सब लोग सुरक्षित हैं। स्थानीय पुलिस ने पर्यटकों को बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे झरने के साथ जो है बहुत ज़्यादा मलबा आ गया है, जिससे दुकानदार भी सब सुरक्षित हैं।
हरिद्वार में चेतावनी स्तर पर पहुंचे गंगा ने अब निचले इलाकों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लक्सर के करीब आधा दर्जन गांव गंगा के बढ़े जलस्तर की चपेट में आ गए, जिसके चलते किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि डूब गई है। तो वहीं कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसके बाद न केवल लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पशुओं के सामने भी चारे का संकट खड़ा हो गया है। लक्सर तहसील के उत्तर प्रदेश से सटे आधा दर्जन गांवों में गंगा के बढ़े जलस्तर ने तबाही मचाई है। पंडितपुरी और बालावाली में पानी भरा है सर, लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, बहुत सारे ये समय हम लोगों के लिए बहुत चुनौती भरा रहता है। बरसात का माहौल, जब गंगा का पानी जो है बहुत सारे गांव में पहुंच जाता है। पीछे के समय में हमने काफ़ी कुछ काम भी किया है और अभी मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि जिन गांव में पानी भरा है वहाँ वो युद्ध स्तर पर अपनी पूरी टीम के साथ पूरा प्रशासन वहाँ कुछ लोग चले गए हैं। अभी युद्ध स्तर पर हम काम करना, राहत कार्यों को करना शुरू कर देंगे, लेकिन इसका स्थायी भी अलग से हम समाधान जरूर निकालेंगे। इतिहास के तौर पर वहाँ पर निवास कर रहे लोगों को अवगत करा दिया गया है कि वो सुरक्षित रहे और अनाउंस भी हमारे द्वारा करा लिया गया है। अगर कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा खतरा बनता है तो तत्काल उन लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी व्यवस्था तैयारियां हमारे द्वारा की गई। एसडीआरएफ को जो संवेदनशील क्षेत्र थे उनको दिखाया गया है। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में रसूखदारों से तंग, प्रताड़ित और मजबूर होकर खटीमा निवासी अकील अहमद ने 4 जुलाई को आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने आज खुलासा किया है। मामले में खटीमा निवासी विमल सोनकर, मोहम्मद वाहिद, चंद्र बहादुर, हाफिज मोहम्मद अकील और हरीश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आत्महत्या से पहले मृतक ने वीडियो बनाकर अपनी व्यथा को बयां करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मामले में मृतक की पत्नी महराज ने थाना खटीमा में अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करते हुए कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस प्रकरण में एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार सीओ घटना हुई थी यहाँ पर 4/7/2022 को, 4 जुलाई 2022 को हुई थी। जो अकील अहमद था उसने ब्याजियों से परेशान होकर के फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या की थी। जो फांसी लगाने से पूर्व उसने अपने वीडियो में जो है उसको वायरल किया था। उसी के अनुसार उनकी पत्नी की तहरीर के आधार पर जो है एक यहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें बाजार चौकी होशियार सिंह के द्वारा उसमें जो है विवेचना की गई, जिसमें उस अकील अहमद के अकाउंट में पैसा लेन देन का प्रकरण जो है साफ 5 अभियुक्तों को अभी तक जो है उसमें नामजद हुए थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1 है विमल सोनकर, दूसरा है मोहम्मद वाहिद, तीसरा चंद्र बहादुर चंद उर्फ नीरज चंद, चौथा है हाफिज अहमद अकील, अब 5वां है हरीश सिंह। 5 खटीमा के रहने वाले हैं। सर उनको जेल भेज दिया? हाँ, उनको जो है अभी जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है। तो कुछ पता है तो ये संज्ञान में आ रखा है कि वो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनसे वो ब्याज का पैसा वसूली करने का प्रकरण सामने आया है। ज़्यादा इसमें विवेचना चल रही है। अभी जो है बात जो भी चीज़ इसमें सामने आएगी उस पर बिल्कुल की जाएगी। उनकी जो है लिस्ट हम लोग ने जो है निकाल ली है, जिन लोगों के जो है साहूकारा की जो है जिन पर जो लाइसेंस है और उनके भी अलग छाड़ दिए हमने। और जो लोग इस प्रकार के हमारे संज्ञान में आ रहे हैं कि इनके द्वारा भी जो है ब्याज में जो पैसा दिया जा रहा है, उन लोगों को भी हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। कुछ 10-12 आदमी हम लोगों ने चिन्हित कर दिए हैं। अभी उनकी कोई इस प्रकार की शिकायत तो ऐसी आई नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में बीते 3 दिन से मौसम खराब बना हुआ है। आज भी देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार समेत प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने के आसार हैं। तो वहीं इस भारी बारिश को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में ज्यादातर इलाकों में तेज गर्जना के साथ कहीं कहीं बहुत अधिक बारिश की संभावना है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे के भीतर मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।